हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपना लेक्चर, जिसके अंदर हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज है 16 फरवरी और 16 फरवरी के करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल विमेंस डे 2023 किस तारीख को हमने मनाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्योंकि डेज वगैरह भी आपको पेपर में आते हैं ना। तो सवाल है हमारे पास कि नेशनल विमेंस डे 2023 में हमने किस डेट को मनाया। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा जी 13 फरवरी। 13 फरवरी को हम ये दिन मनाते हैं, किसके लिए? सरोजिनी नायडू के लिए। ठीक है जी, बिकॉज श्रीमती सरोजिनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी होती है 13 तारीख को, इसलिए इनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल विमेंस डे। एक इंटरनेशनल विमेंस डे होता है ना, जो आप लोग सेलिब्रेट करते हो 8 मार्च को। ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल पे है। ये वाला जो है हमारा नेशनल लेवल पे है, यानी कि इंडिया लेवल सेलिब्रेट करता है। ठीक है जी, तो बेटा जब भी हम नेशनल शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेशनल विमेंस डे को हम 13 फरवरी को मनाते हैं और बर्थ एनिवर्सरी होती है सरोजिनी नायडू की, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि बहुत अच्छी पोएट है ये, मतलब थी ये बहुत अच्छी पोएट थी। भारत की आज़ादी के स्ट्रगल में इन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 1925 में जब हुआ था, तो ये हमारी प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, अभी एक दो पॉइंट ना इस चीज से रिलेटेड हम लोग लेते हैं थोड़ा सा। हमारे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस, कलर विजिबल हो रहा है सभी को? नहीं हो रहा, ठीक है। सो बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, अभी भी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है ना, तो कोई बात नहीं है, हम लोग स्क्रीन का कलर चेंज करते हैं, ब्लैक स्क्रीन लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम कलर दूसरा ले लेते हैं। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की, है ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, आईएनसी जो है, ये 1885 के अंदर बनी थी। 1885 के अंदर बनी थी, अंग्रेजों के द्वारा हमें बना के दी हुई थी। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ए.ओ. ह्यूम ने हमको बनाकर दी थी। ठीक है, तो 1885 में जब ये बनी तो इसके बहुत सारे सेशंस हुए। तो हर एक सेशन में कोई ना कोई पर्सन रहेगा। तो हमको ना सारे सेशंस नहीं लर्न करने होते, रट्टा मारने पड़ते, हमको कुछ इंपॉर्टेंट सेशन देखने होते हैं। जैसे कि पहले सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, प्रधान कौन थे, दूसरे के अध्यक्ष कौन थे, तीसरे में हमें पता है कि मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, इसलिए ऐसे सवाल याद रखने पड़ते हैं। तो बेटा क्या होता है ना कि आईएनसी के अंदर विमेन का भी जो रोल है ना, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हमारे आईएनसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि आईएनसी के प्रेसिडेंट, और वो भी हो फीमेल। ठीक है, तो इसके दो सवाल बनते हैं भाई फीमेल प्रेसिडेंट के ऊपर। तो अगर तो आपको सवाल पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की आंसर कर देना एनी बेसेंट, क्योंकि पहली महिला तो भाई यही थी। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी, वो आयरलैंड से आई थी। शी वॉज एन ईरिश विमेन। ठीक है, तो आयरलैंड से ये आई थी ना, तो इसलिए ये जो है पहली महिला अध्यक्ष तो कहलाएंगी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, तो अगर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट पूछ लिया तो आंसर एनी बेसेंट आएगा। लेकिन बेटा इसी क्वेश्चन में एक शब्द ऐड कर देती हूं, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट लिख देती हूं। इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट मतलब भारतीय महिला अध्यक्ष रही हो इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो आपने क्वेश्चन का आंसर करना है श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है जी, तो इस तरीके के सवालों से हमेशा बच के रहें, एक ही शब्द से आंसर बदल जाता है पूरा। ठीक है जी, तो ध्यान में रखना है, पहली महिला अध्यक्ष पूछ लिया तो आंसर क्या करोगे? एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ लिया तो आंसर क्या करोगे? सरोजिनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो ये पॉइंट थोड़े से याद रखने हैं आप लोगों ने। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाँ, तो अगले उस पे आते हैं हम लोग।
पॉइंट्स के ऊपर। तो कांग्रेस के सेशन में जैसा कि हमने बात किया, ठीक है, ये अध्यक्ष रही थी। क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने बहुत योगदान दिया, जिसकी वजह से 21 महीने ये जेल में भी रही थी। इसके अलावा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भी इनका योगदान रहा था। डिसओबीडियंस मूवमेंट ये 1930 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी और इसका जो स्टार्टिंग है वो नमक को लेके ही था। सॉल्ट सत्याग्रह आप लोगों ने सुना होगा ना कि दांडी यात्रा की थी जी भाई गांधी जी ने, तो उनके पीछे कुछ काफिले में लोग भी गए थे, फोटो देखते होंगे और पुराने अपने करेंसी के ऊपर, नोट के ऊपर, तो वो जो काफिला जा रहा था भाई वो दांडी ही जा रहा था, क्योंकि उन्होंने क्या करनी थी, दांडी यात्रा करनी थी, जिसमें उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह करना था। यानी कि जो नमक बनाने का अधिकार हमको होना चाहिए वही नमक अंग्रेज हमको बेचते थे। हमारा देश, हमारे देश के समुद्र है और नमक भी जो है अंग्रेज हमें बनाकर बेच रहे थे। तो इस तरीके की जो सिचुएशन थी उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट किया। तो सिविल डिसओबीडियंस का मतलब सिर्फ सॉल्ट सत्याग्रह नहीं होता बेटा, अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से ये काम हो रहा था। बिहार में चौकीदारी टैक्स देने को मना कर दिया, पंजाब के अंदर भी रेड शर्ट्स मूवमेंट जो है वो शुरू हो गई थी, ठीक है। तो ये सब सिविल डिसओबीडियंस था, जिसके अंदर सिविल कानूनों को तोड़ने के बारे में काम किया जा रहा था। वो कानून जो अंग्रेजों ने हमें बनाकर दिए थे और हमें लगता था कि ये नाजायज लॉज हमारे ऊपर बना के रखे हुए हैं, ठीक है जी। तो याद रखना है इनके बारे में, तो ये सारे पॉइंट्स इनके बारे में हम याद रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इंडियाज फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर। अभी सवाल के अंदर से क्या समझ में आ रहा है कि मेट्रो रेल है और इंडिया का सबसे पहला है ना। नॉलेज सेंटर यानी कि कोई स्कूल टाइप, यूनिवर्सिटी टाइप, इंस्टीट्यूशन टाइप सिस्टम है जहां पे मेट्रो रेल की नॉलेज दी जाएगी। किनको भाई, जो ट्रेनीज होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, जो इंटर्न्स होते हैं, जो वहां पे इंजीनियर्स होते हैं, जिन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंदर नौकरी करनी है, उनके लिए, ठीक है जी। तो भाई ये किस सिटी के अंदर डेवलप कर रहे हैं, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, दिल्ली मेट्रो रेल के अंदर करने वाले हैं नौकरी वोकरी। उन लोगों के लिए एक नॉलेज सेंटर है, ज्ञान का स्रोत है, एक विश्वविद्यालय है, ठीक है जी। तो दिल्ली के अंदर जो है ये शुरू कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो भाई अब ये जो सेंटर है इसको बनाने के लिए ऑब्वियसली हम किसी ना किसी की सहायता लेंगे। तो जीए इंफ्रा कंपनी की हमने सहायता ली, उनकी हेल्प से उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने। पूरा कितना पैसा लगेगा, 460 मिलियन रुपए लग जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेट होगा, दिल्ली मेट्रो स्टेशन, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन दिल्ली में, ठीक है। तो वहां पे जो मेट्रो स्टेशन है वहां पे ये विश्वविद्यालय जो बना हुआ है, विश्वविद्यालय से नाम से है ये मेट्रो स्टेशन, वहां पे हम क्या करने वाले हैं, वहां पे हम लोग इस सेंटर को बनाने वाले हैं ताकि लोगों को नॉलेज मिले। जो बच्चा वहां पे इंटर्न के तौर पे जा रहा है, इंजीनियरिंग में उसने अभी अभी अपना कदम रखा है, तो उसको समझ में आना चाहिए कि भाई ये मेट्रो रेल का स्ट्रक्चर कैसा, काम कैसे करती है, ठीक है। तो नॉलेज देना जरूरी है, तो ऐसा सिस्टम हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अच्छा सवाल था, अगले सवाल पे चलते हैं। तो इसी के साथ अगले सवाल की तरफ हम बढ़े हैं और अगला सवाल क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और साइंस से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पेपर में। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक जियंट्स मतलब बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है कोई, ठीक है, विल शिफ्ट टू माइक्रो एलईडी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी क्या है बेटा, जैसे आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, फोन इस्तेमाल करते हैं, घर टीवी इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जो आगे वाली स्क्रीन होती है उसको हम डिस्प्ले बोलते हैं ना। हम कह देते हैं कई बार हमारा फोन गिर गया तो जी इसकी डिस्प्ले खराब हो गई जी, तो डिस्प्ले नया डलवाना पड़ता है, पूरा फोल्डर नया डलवाना पड़ता है, तो ऐसी बातें हम करते हैं ना। तो बेटा वो जो डिस्प्ले है, अब ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन भी तुम्हारे सामने एक डिस्प्ले है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, पिक्सल्स का इस्तेमाल होता है। हर चीज में ना पिक्सल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो पिक्सल जितने अच्छे होंगे उतनी ही ज्यादा बढ़िया क्लैरिटी होगी, ठीक है ना। अभी पिक्सल्स अच्छे कैसे होते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जो वेब कैम के साथ कैमरा होता है 2 मेगापिक्सल का होता है, भाई कितनी उसमें क्लियर फोटो आती है। आधार कार्ड पे सभी ने फोटो देखी हुई है अपनी, है ना, तो सभी को अपने अपने थोबड़े बढ़िया नजर आते हैं आधार कार्ड के ऊपर, ठीक है। उसी तरीके से अगर वही फोटो जो है मैं एप्पल के फोन से खींचती हूँ तो एप्पल के फोन से कितनी क्लैरिटी है ना, क्योंकि बेटा मेगापिक्सल्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है।
तो क्लैरिटी कितनी अच्छी है ना, ये पिक्सल पे डिपेंड करता है किसी भी पिक्चर के, ठीक है। तो अभी क्या है बेटा, ये जो डिस्प्ले होता है ना, इसके अंदर हम एलईडी की बजाय पहले जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो ऑर्गेनिक एलईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओएलईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा, कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, टीवी खरीद रहे हो, फ़ोन खरीद रहे हो, तो उसकी स्पेसिफिकेशन में देखा करो कि डिस्प्ले कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ओएलईडी का। ज़्यादातर स्मार्टफोन्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, टीवी स्क्रीन्स के अंदर यही यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन एप्पल कंपनी ने कहा कि हम इससे अपना शिफ्ट मारेंगे और जाएंगे माइक्रो एलईडी के ऊपर। अभी नाम क्या है, माइक्रो। माइक्रो बोले तो सूक्ष्म, इतना छोटा होगा ना कि जो एक बाल होता है ना, इंसान के सिर में बाल होता है, ह्यूमन हेयर में बाल होता है 1 सेंटीमीटर, उस 1 सेंटीमीटर बाल का भी 200वां टुकड़ा, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर बाल को मैं 200 टुकड़ों में तोड़ती हूँ ना, तो इतना छोटा होता है माइक्रो एलईडी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेटा जितना छोटा होगा और वहीं से उसकी क्लैरिटी आएगी, तो मतलब इनकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, डिस्प्ले फॉर्मेट बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो माइक्रो एलईडी के अंदर शिफ्ट करने की बात कर रहा है एप्पल। तो इसके बारे में थोड़े से और पॉइंट्स देखिए आप। जैसा कि हमने डिस्कस किया, माइक्रो एलईडीज क्या होते हैं बेटा, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग डायोड्स होते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, एलईडी क्या होता है, एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब ऐसे डायोड जो लाइट एमिट करते हैं। और ये कौन से है, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, मतलब ये सिर्फ लाइट नहीं एमिट करते, ये चमकते भी हैं, इल्यूमिनेट भी होते हैं जुगनू की तरह, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कलर रिप्रोडक्शन दे सकते हैं ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड के बदले में, जो कि अभी हाल ही में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो किसके ऊपर बेस्ड है, सफायर्स के इस्तेमाल के ऊपर इस टेक्नोलॉजी को बेस किया है। अगर आप सफायर को देखो तो सफायर की खुद शाइन करने की जो होती है क्षमता होती है, तो सफायर टेक्नोलॉजी पे इसको हम लोग बनाने वाले हैं, सफायर्स वगैरह इसके अंदर ऐड होंगे, ठीक है जी। तो मतलब अपने आप ही इनडेफिनेटली वो शाइन करता है। अगेन वही बात ना यार, जुगनू वाली बात याद रखो, ये माइक्रो एलईडीज का जो कंसेप्ट है ना, ये जुगनू की तरह अपने आप चमकेगा, अपने आप रोशन होगा, और अपने आप ही बहुत अच्छा जो है क्लैरिटी आपको, पिक्चर डिस्प्ले आपको बहुत अच्छी देने वाला है, ठीक है जी। तो जैसा हमने डिस्कस किया, माइक्रो एलईडी इतना छोटा होता है कि आप 1 सेंटीमीटर अपना जो हेयर है ना, ह्यूमन हेयर है, उसको 200 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के देखो, फिर आपको पता चलेगा वो जो 200 टुकड़ा है ना छोटा सा, इतना छोटा होता है हमारा माइक्रो एलईडी, ठीक है जी। तो ये हमने माइक्रो एलईडी के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर बेटा आपको पेपर में साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओएलईडीज के बारे में पूछा जा सकता है कि ओएलईडीज का इस्तेमाल कहाँ पे है, तो डिस्प्ले के अंदर हम यूज कर रहे हैं। फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि माइक्रो एलईडी के अंदर हम किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले हैं, हम सफायर्स को इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है जी। तो माइक्रो एलईडी का फुल फॉर्म तो आपको याद रखना ही रखना है, लाइट एमिटिंग डायोड, लेकिन माइक्रो लेवल, छोटा लेवल, ठीक है जी। तो बढ़िया सवाल था, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस पिक्चर में आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ इन चीज़ों के इस्तेमाल होने वाले हैं। वियरेबल्स जो आजकल मतलब हम लोग घड़ी वगैरह पहनते हैं उसके अंदर है, ठीक है। ऑटोमोटिव्स के अंदर हम इस्तेमाल करने वाले हैं, साइनेजेस के अंदर, ठीक है, इन सब चीज़ों के अंदर हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द AI system that uses a WhatsApp based chat bot that relies on information generated by ChatGPT। क्वेश्चन का मतलब पता है क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक AI बेस्ड सिस्टम का नाम पूछा गया है आपसे, जो कि आपने बताना है, ठीक है। वो व्हाट्सएप के ऊपर आधारित एक चैट बॉट का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, और जिसका सारा का सारा डेटा चैट जीपीटी से मिलेगा। मतलब ये जो चैट बॉट है ये और कोई नहीं, चैट जीपीटी है, ठीक है। चैट जीपीटी के अंदर क्या होगा, वो जनरेट करेगा कोई ना कोई डेटा, उस डेटा को इस्तेमाल किया जाएगा AI सिस्टम के द्वारा, ठीक है। तो ये है हमारे पास सवाल, और सवाल का लेना है अब जवाब। तो जवाब लेने से पहले ना, सबसे पहले तो ये AI समझते हैं क्या होता है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है बेटा कि एक मशीन को इतना इंटेलिजेंट बनाओ जितना इंटेलिजेंट एक इंसान होता है, मेकिंग द मशीन एज इंटेलिजेंट एज ह्यूमन। ठीक है जी, यही कर दें आप। ठीक है, तो अभी भाई अपना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके एग्जांपल्स क्या है आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे कि जिनके पास आईफोन है वो आईफोन का सीरी इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास एंड्रॉयड फोन है वो गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर उनके फोन में वीवो का फोन है, वीवो असिस्टेंट दिया हुआ है जो आपके कहने पे काम करके देता है और आपके साथ जो है बात भी करता है, वार्तालाप भी करता है। इसके अलावा अमेज़न का एलेक्सा जो है वो चैटबॉट सिस्टम है एक, और जो हमारा ये होता है रोबोट सिस्टम है। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिस्टम क्या है बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन को इतना इंटेलिजेंट बनाया है जितनी इंटेलिजेंट एक मशीन होती है, इंसान होता है। ठीक है, और बिल्कुल ऐसी ही चीज़ आप लोग गूगल मैप्स में यूज़ करते हो, तो गूगल मैप्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप लोग कहीं पे भी जा रहे हो तो वहाँ पे जो लेडी होती है, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो आपको बताता है कि भाई आगे जाके आपने राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है, इस तरीके से चीज़ें आपको बताते हैं। तो ये सब क्या है बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब क्या चीज़ है, मशीन जो इंसान ने बनाई है, और इंटेलिजेंस मतलब उसको इतना इंटेलिजेंट बनाओ जितना इंटेलिजेंट एक इंसान होता है। ठीक है, तो अभी भाई क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करते हैं कि ऐसा कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। आंसर आएगा जी भाषिनी। भाषिनी क्या है भाई, ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा। अभी देखो हमारे भारत में बहुत डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, नहीं समझ में आती भाई हर किसी की भाषा। अगर मैं पंजाबी बोलूंगी तो उसको तमिलनाडु वाले को नहीं समझ में आएगा कि भाई ये क्या बोल रही है, और उसकी भाषा मुझे नहीं समझ में आएगी कि मैं क्या बोल, वो क्या बोल रहा है ना। तो इस तरीके से जब भी कभी लैंग्वेजेस का प्रॉब्लम आता है ना, तो हमारे देश में ना एक मिशन स्टार्ट हुआ जिसे कहते हैं नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। तो मतलब जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस है ना उसको हमने ट्रांसलेट करना है, जो भी कोई हमारे पास चीजें हैं उसको ट्रांसलेट करना है। मान लीजिए आज मेरे पास पेटीएम है, ठीक है, पेटीएम का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे भाई इंग्लिश बोलनी आती है, तो मैं पेटीएम का इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे इंग्लिश पढ़नी आती है, समझ में आती है। लेकिन उन लोगों को क्या, जिनको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, जिनको सिर्फ अपनी रीजनल लैंग्वेज आती है, कन्नड़ आती है, मलयालम आती है, उन लोगों का क्या है ना। और ऐसे स्टूडेंट जो अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर पढ़ना चाहते हैं उनका क्या भाई। ठीक है, तो एक ही लैंग्वेज को लेके हम लोग सारी चीजें नहीं कर सकते ना, तो बेटा इसीलिए ये भाषिनी सिस्टम, भाषा शब्द से बना है भाषिनी, ठीक, कि हम भाषिनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो भी यहां से डेटा जनरेट होगा ना बेटा, वो हर बंदे को अपनी अपनी पसंद की भाषा में मिल जाएगा। जिसको जो भाषा पसंद है वो उस भाषा में अपना डेटा देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा सवाल है। अब इसके बारे में देखिए, कुछ पॉइंट्स हमारे पास लिखे हुए हैं कि क्या है ये। जैसा हमने आपको बताया कि डिजिटल इंडिया भाषिनी इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लैंग्वेज ट्रांसलेट हम लोग करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी, तो इसमें ये किसके लिए स्पेशली हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, एमएसएमईज के लिए, जो मीडियम, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, छोटे छोटे बिजनेस हैं, ठीक है, छोटे वर्ग के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिए। कोई स्टार्टअप बिजनेस है, ठीक है, इंडिविजुअल इनोवेटर्स हैं, उन लोगों के लिए कि भाई उनको किसी भी तरीके की भाषा का समस्या ना हो, भाषा समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि भाई स्टार्टअप तो एक अनपढ़ इंसान भी कर सकता है। ठीक है, अगर उसको नॉलेज है बिजनेस चलाने की तो उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी डिग्री कुछ वैल्यू नहीं करती, उसका नॉलेज, उसका स्किल मैटर करता है। ठीक है, तो उसको अपनी भाषा में कोई चीज समझ में आए ना, दैट इज बेटर। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म को जो है नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया ना, उसके ऊपर आधारित किया है। और चैट जीपीटी क्या है बेटा, ये कॉन्वर्सेशनल एआई है जो आपके सवालों का जवाब ऐसे देगा जैसे कि एक इंसान दे रहा है। मतलब आप इसको इस्तेमाल करोगे ना तो आपको ऐसा, आप अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आंसर जो है ना वो मतलब कोई और बंदा जो है वो सामने से कर रहा है, तो इंसान की तरह आंसर्स आपको जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी चीजों को हम चैटबॉट बोलते हैं, और चैटबॉट का नाम क्या है, चैट जीपीटी। ठीक है जी, तो अभी एक चीज देखते हैं हम इसके अंदर। ये देखिए भाषिनी का प्लेटफॉर्म क्या है बेटा, ये यूजर्स हैं अलग अलग तरीके से, इन लोगों ने अपना अलग तरीके से यूज करना है, इन्होंने अलग तरीके से, अलग तरीके से। ठीक है, तो भाई ये भाषिनी काम कैसे करेगा,
पहले तो ये अलग अलग लोगों से ना भाषाएं कलेक्ट करेगा कि कैसी कैसी भाषाएं होती हैं, भाषा का दान होगा, ठीक है। भाषा जब बन जाएगी इनके पास तो इनके पास डेटा सेट्स बनाएंगे, डेटा सेट्स बनाएंगे जैसे कि फलाना बंदे का डेटा है, वो पंजाबी बोल रहा है, वो उर्दू बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई कैसी भाषा बोल रहा है ना, तो अलग अलग डेटा सेट बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम शुरू होगा एआई मॉड्यूल्स बनाने के लिए, ये मॉडल्स बनाएंगे, ठीक है। तो इनमें क्या होगा कि अलग अलग तरीके की चीजें जो है वो बनेंगी और हर किसी के पास अपनी अपनी लैंग्वेज होगी, ठीक है। और ये दे दिया जाएगा स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को। अभी कोई भी बंदा है, इसने कोई भी काम करना है ना, ये अपनी मनपसंद की भाषा उसमें से चूज कर सकता है डेटाबेस में से, ठीक है। कि अगर मुझे मलयालम समझ में आती है तो मैं मलयालम में अपना बिजनेस के काम देखूंगी, और अगर मुझे पंजाबी समझ आती है तो मैं पंजाबी में देखूंगी, ठीक है। और उसके बाद ये सारी दुनिया अगेन इस चीज को आम तरीके से इस्तेमाल कर रही है। तो ये है हमारा भाषिनी, और बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाषिनी का, ठीक है जी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इंडिया का पहला फ्रोजन लेक मैराथन जो है वो कहाँ पे होने जा रहा है भाई। तो वही बात आ गई भाई, रोज ही हमारे करंट अफेयर में कोई ना कोई पहला कोई ना कोई दूसरा लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट आ ही जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो पहला फ्रोजन लेक मैराथन, फ्रोजन लेक समझते हो कि एक लेक है जो सर्दी की वजह से जम गई है, फ्रोजन हो गई है, फ्रीज हो गई है, उस पर बर्फ जम गई है, तो अब उसके ऊपर मैराथन करेंगे। मैराथन क्या होता है, एक टाइप की रेस होती है, ठीक है जी। तो भाई मैराथन ये कहाँ पे हो रहा है, ये लद्दाख की एक लेक पे होगा जिसका नाम है पैंगोंग सो, ठीक है। ये देखिए, तो पैंगोंग सो लेक जो है, इसकी देखो कितनी ज्यादा ऊंचाई पे है, 14,000 फीट की ऊंचाई पे है, लद्दाख हिमालयाज के अंदर पड़ती है, ठीक है। 5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और 134 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इंडिया के अंदर भी है, 1/3 हिस्सा इंडिया में है और 2/3 हिस्सा चाइना में है, ठीक है। इसीलिए जब पिछली बार LAC के पास हलचल हुई थी, चाइनीज वहां पे आ रहे थे, लड़ाई वड़ाई हो रही थी हमारी चाइना वालों के साथ, तो पैंगोंग सो जो है वो काफी न्यूज के अंदर आया था, ठीक है, क्योंकि इसी एरिया के आसपास जो है ये सब चल रहा था, राइट। सो इट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना। वर्ल्ड की ऊंचाई के ऊपर आने वाली सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है, हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है, सबसे ऊंचाई पे आने वाली। और भाई ये कलर भी चेंज करती है, कभी ब्लू कभी ग्रीन और कभी रेड भी दिखती है डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, ठीक है। और जैसा कि हमने क्लास में पढ़ा हुआ है बेटा कि कलर्स दिखने का जो कंसेप्ट होता है ना, वो रिफ्लेक्शन के स्कैटरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रकाश किस तरीके से फैल रहा है, और जिस पार्टिकल के कलर को वो फैला रहा है वही कलर्स जो हैं हमारी आंखों को नजर आते हैं, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम हमने अपनी स्टैटिक जीके की क्लासेस में किया हुआ है। तो ये देख लीजिए पैंगोंग सो, अभी तो ये फ्रोजन नहीं दिखाई दे रही है इस फोटो के अंदर, ठीक है, लेकिन इस टाइम ये फ्रोजन है। तो 20 फरवरी को जो है ये मैराथन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देखना इसको न्यूज के अंदर, टीवी के अंदर देखना इसको, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Recently, which of the following types of helicopters has been handed over by the Hindustan Aeronautics Limited? आपको पता है ना अपना जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो एक ब्रांच है वो हेलीकॉप्टर्स का निर्माण करती है जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। अब इनका और मॉरिशियस का जनवरी 2022 के अंदर बेटा एग्रीमेंट साइन हुआ था कि भाई 2023 के जो मिड है, मतलब जून जुलाई तक है, हमको ये हेलीकॉप्टर चाहिए, ठीक है। लेकिन इंडिया ने शेड्यूल से बहुत पहले ही उनको उनके हेलीकॉप्टर बनाकर तैयार करके दे दिए, ठीक है जी। तो कौन सा हेलीकॉप्टर बेटा, ALH Mk3। ALH का मतलब होता है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। तो ऐसे हेलीकॉप्टर्स जिनका वजन थोड़ा सा कम रहेगा, हल्के रहेंगे, लेकिन पेलोड कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी उनकी, एडवांस्ड है, यहाँ से आप मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकते हो, हथियार भी इसके अंदर होंगे। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन सब के लिए बहुत यूजफुल है। इंडिया में तो इस्तेमाल हो ही रहा है। मॉरिशियस को हमारा बड़ा अच्छा लगा ये हेलीकॉप्टर, तो उन्होंने हमसे मांगा, एग्रीमेंट साइन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, और अब हमने उनको जो है बना के तैयार करके दे दिया है, ठीक है जी। तो देखिए किस तरीके का है ये, थोड़ा सा बस ऐसे देख लीजिए। इतना
इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये नेविगेशन लाइट है, ये क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बस आप इसको बस एक बार थोड़ा सा निगाह से उतार लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस्तेमाल, ये देखो आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी के लिए इसका हमने जो है इस्तेमाल किया है, स्पेशल कस्टमाइजेशन हमारे देश में तो ये आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी के लिए ही हुआ है। अभी मॉरिशियस ने भी मांगा है, उन्होंने भी अपनी आर्मी के लिए मांगा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि मॉरिशियस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और हमने उनको कौन सा हेलीकॉप्टर दिया है, ALH MK3, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला सवाल देखें क्या है, विच इंडियन स्टेट टॉप द मेडल टैली इन द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अभी ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसका 5वां एडिशन हुआ है 2023 में, ठीक है। ये स्टार्ट कब हुआ था बेटा, मोदी साहब ने इसको स्टार्ट किया था 2018 के अंदर, क्योंकि हमारे देश की जो यूथ है ना, उस यूथ को हमने अवेयर करना है, उस यूथ को हमने सपोर्ट करना है कि बेटा अगर तुम खेलना चाहते हो ना तुम खेलो, बिंदास खेलो, ठीक है जी। तो इसलिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो स्टार्ट हुई थी 2018 के अंदर, और इस बार 2023 के अंदर इसका 5th एडिशन हुआ है। और 5th एडिशन में जीतने वाली स्टेट कौन सी है ये पूछी गई है, तो महाराष्ट्र बेटा टॉप नंबर पे है, हरियाणा जो पिछले साल तो फर्स्ट आई थी लेकिन इस साल 2nd नंबर पे है। और ये सारा गेम हुआ किधर है, ये हुआ है मध्य प्रदेश में, ठीक है जी। तो ये कहां पर हुआ है, मध्य प्रदेश में। तो 2-3 चीजें याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। फर्स्ट आया है महाराष्ट्र, 2nd आया है हरियाणा, ठीक है जी। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लीजिए, कब से शुरू हुआ था, 30 जनवरी से शुरू हुआ था और 11 फरवरी को भी खत्म हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या हुआ है, पहली बार कयाकिंग, ये लिख लेना बेटा ध्यान से, कयाकिंग और कैनोइंग, ये बोट रेसिंग है, अलग अलग टाइप्स की, कयाक्स और कैनोए, ठीक है। ये 2 तरीके की बोट रेस होती हैं, ठीक है। तो इनको इंट्रोड्यूस किया गया, तो पहली बार ये 2 गेम्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो बेटा ध्यान रखना, कई बार ऐसा सवाल भी आ जाता है कि सब कुछ बता देते हैं और ये पूछ लेते हैं कि पहली बार कौन सा गेम हम इसके अंदर स्पोर्ट हम लेकर आ रहे हैं। तो कयाक्स और कैनो क्या है बेटा, ये बोट रेस है, ठीक है, ये बोट रेस है, राइट। थीम क्या है, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। मैस्कॉट क्या है, चीता आशा। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, महाराष्ट्र 56 गोल्ड मेडल्स, 55 सिल्वर्स, 50 ब्रॉन्ज मेडल, और हरियाणा के 41 गोल्ड्स, 32 सिल्वर और 55 ब्रॉन्ज इनको मिले हैं, ठीक है जी। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। खेलो इंडिया, और इनका लोगो देख सकते हो। कई बार पूछ लेते हैं भाई कलर कौन से यूज हो रहे हैं, तो भाई ऑरेंज कलर का इस्तेमाल है, हरे रंग का इस्तेमाल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आर्किटेक्चर बना हुआ है, तो एक बार निगाह जरूर डाल लेना इसके ऊपर। कई बार कलर्स ही पूछ लेते हैं और कुछ नहीं, तो ठीक है। नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द डिजिटल पेमेंट्स उत्सव। अभी उत्सव का मतलब क्या होता है बेटा, फेस्टिवल होता है ना, तो डिजिटल पेमेंट्स का कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। और बेटा ये लगातार ना 9 महीने चलेगा ये फेस्टिवल। 9 फरवरी को ये फेस्टिवल शुरू हो गया था और 9 अक्टूबर तक ये फेस्टिवल चलेगा। तो इस फेस्टिवल के अंदर अब तक हमने डिजिटली जितना भी ग्रोथ किया है, कुछ भी नया हम लेकर आए हैं, जैसे कि ये भाषिनी वाला अपन ने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। कल की क्लास में, उस दिन की क्लास में हमने पहली क्लास में क्या किया था, QR वेंडिंग मशीन्स के बारे में बात की थी, ठीक है। तो बेटा डिजिटल पेमेंट सिस्टम को आसान बनाने के लिए, और कल अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया था, कल की क्लास में अपन ने क्वेश्चन किया था कि भाई क्रेडिट कार्ड UPI के ऊपर जो है वो एक्सेप्ट मोबीक्विक ने शुरू कर दिया है ना, तो उसका जो भी इनिशिएटिव रहा है, ठीक है। तो बेटा डिजिटल पेमेंट्स को आसान बनाने के लिए जिसने जो कुछ भी किया है ना, वो सारा शोकेस किया जाएगा इन 9 महीनों में, सब दिखाया जाएगा, ठीक है। तो मतलब पूरे 9 महीने ये न्यूज़ हमको बारी बारी देखने को मिलेगी। जैसे पिछले साल आज़ादी का अमृत महोत्सव देखने को मिला ना, और अब जो है अमृत काल देखने को मिल रहा है, उसी तरीके से ये उत्सव भी आपको 9 महीने देखने को मिलेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव कितने महीने देखा हमने, 75 हफ्ते के लिए देखा, ठीक है। तो उसी तरीके से ये आपको 9 महीने के लिए देखने को मिलेगा न्यूज़ के अंदर, ठीक है। तो अच्छा धमाकेदार न्यूज़ रहेगा इस बार, किसने क्या क्या किया वो सारी चीज़ें आएंगी, और बेटा जो बेस्ट होंगे ना उनको अवार्ड भी दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए हाँ, तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है हमारे पास, ये देखिए, हाँ।
तो ये कैंपेन जो है ये शोकेस करेगा इंडिया की जर्नी को, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आई विद अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स इनिशिएटिव्स जो हैं वो करे जाएंगे 9 फरवरी से लेके 9 अक्टूबर तक, जिसमें एक भाषिनी भी आपके पास आ गया है ना। और 28 डिजी धन अवार्ड्स जो हैं वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे टॉप परफॉर्मर्स को, जो बैंक्स में है, बैंकर्स हैं, फिनटेक कंपनीज हैं, जैसे कि कल मोबिक्विक का क्वेश्चन किया हम लोगों ने, है ना। तो जिन्होंने डिजिटल पेमेंट स्पेस के लिए कुछ भी किया है ना, उन लोगों के लिए 28 अवार्ड्स हैं। अब देखेंगे किस किस को ये अवार्ड मिलेंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग जो है उत्सव जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी सवाल क्या था हमारा, सवाल ये था कि किस मंत्रालय ने ये किया है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इधर देखो आपको लोगो में ही नजर आ जाएगा, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने जो है वो शुरू किया है। और डिजिटल पेमेंट से प्रगति को गति, ये वाला याद रखना, ये पॉइंट, ये इनका मोटो रहेगा, ये इनका थीम रहेगा, ठीक है, कि डिजिटल पेमेंट से प्रगति को हमने क्या करना है, गति करवानी है, ठीक है। और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसमें काम करने वाला है, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया बनाना है भाई हमने, तो सब चीजें देखो बीच में आ गई हैं, G20 भी बीच में आ रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव भी है, डिजी धन अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एज पर दी FAO recent database, which country ranked first in milk production across the world? तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटाबेस आया, जिस डेटाबेस में इन्होंने कंट्रीज की रैंकिंग की कि मिल्क प्रोडक्शन में वर्ल्ड में सबसे टॉप पे कौन है। तो बेटा कई सालों से मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया टॉप कर रहा है, ठीक है जी। इंडिया इज दी टॉपर, ठीक है, फॉलोड बाय यूएसए दूसरे नंबर पे है, ठीक है। तो हमारे देश में दूध के लिए जब क्रांति आई थी ना, तो उसके बाद से मिल्क प्रोडक्शन हमारे देश में बहुत बढ़ गया था, ठीक है। तो इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, 22% जो है हम पूरे विश्व लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे। उसके बाद यूएसए का है, फिर चाइना का है, पाकिस्तान का है, ब्राजील का है, ठीक है। तो इसी के साथ स्टैटिक जीके का एक छोटा सा क्वेश्चन, हमारे देश में व्हाइट रेवोल्यूशन आया बेटा, व्हाइट रेवोल्यूशन आया किसके लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, किसके लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। और ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन हमारे देश में आया, इसके अंदर हमने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन का नाम रखा हमने ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। तो भाई फ्लड समझ के ये मत समझ लेना कि किसी फ्लड पीड़ित राज्य को बचाने के लिए हमने कोई ऑपरेशन किया होगा, ऐसा नहीं है। ऑपरेशन फ्लड क्या है, दूध की क्रांति के लिए है बेटा, कि दूध का हमने बाढ़ सी लगा देनी अपने देश के अंदर, ठीक है। और इन सब चीजों के पीछे जो मास्टरमाइंड थे, उन्हें व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर साहब कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। अमूल के अंदर ये काम करते थे, तो अमूल के अंदर इन्होंने आनंद गुजरात से ये मुहिम अपनी स्टार्ट की और मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया को टॉप लेवल के ऊपर ये लेकर आया है, ठीक है जी। तो ये स्टैटिक जीके से कुछ सवाल आपने यहाँ से पॉइंट्स याद रखने हैं, और टॉपर इस समय भी कौन है, हमारा इंडिया ही है, ठीक है जी। अगले सवाल पे चलते हैं, आज का आखिरी सवाल है हमारा, विच कंट्री रिसेंटली पार्टनर्ड विद इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्राइंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल। देखो भाई, काउंसिल क्या होता है, एक मीटिंग, एक सभा, ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है। ज्वाइंट बिजनेस मतलब कुछ देश इकट्ठे होके काम कर रहे हैं। ट्राइंगल मतलब भाई 3 ट्राइंगल है, जैसे आप लोग फिल्मों में लव ट्राइंगल देखते होगे ना, वैसे यहाँ पे 3 जने जो हैं वो ट्राइंगल का हिस्सा है, ठीक है। तो एक जगह इंडोनेशिया, एक मलेशिया और एक थाईलैंड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्राइंगल बन गया, जिन्होंने आपस में ज्वाइंट बिजनेस करना है, उनकी ग्रोथ के लिए काउंसिल हुआ है। तो हाल ही में किस कंट्री ने पार्टनरशिप किया है, भाई इंडिया ने किया है। बहुत अच्छा सवाल है, किसने किया है, इंडिया ने। देखो
तो ग्रोथ ट्राइंगल जो है ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल, इसको क्रिएट किया था बेटा इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया ने 1993 में। तो सबसे पहला सवाल ही आपको एग्जामिनर यही डालने वाला है कि ये जो ग्रोथ ट्राइंगल में 3 कंट्रीज हैं उनके नाम बताओ, ठीक है। तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ठीक है। ITM से याद रख लो, IMT से याद रख लो, जैसा आपको याद रहे वैसे याद रख लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने भी MSMEs हैं उनको हमने इन्वेस्टमेंट्स, उनकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करना है। तो ऑब्वियसली यार इंडिया में तो बहुत सारे MSME है, तो इंडिया को भी बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ का, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया है, इसमें पार्टनरशिप अपना दिखाया है। तो G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी बेटा बेंगलुरु में अभी, ठीक है। और उसके अंदर इंडिया ने क्या किया था, ये ग्रोथ ट्राइंगल के साथ जो है अपना MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये अलग अलग देशों के जो लोग हैं, इन लोगों ने जो है इस काउंसिल, और कौन से नंबर का काउंसिल हुआ है बेटा इस बार, 38th काउंसिल हुआ है, ठीक है जी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखने, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है जी। सो आज की क्लास यहीं तक, कल मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।